गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज मंडे मीटिंग का दिन है। हमारा टॉपिक है 50 एक्सक्यूजेस, 50 एक्सक्यूजेस फॉर डूइंग नथिंग। कुछ न करने के 50 बहाने। 50 तो नहीं है ये, पर इसका टॉपिक का नाम है। जितने भी हैं आपके सामने रखता हूँ। बच्चों के लिए विशेष ध्यान देने की चीज़ है। बड़े लोग भी सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। किस तरह बहाने बनाता है आदमी। बड़े लोग भी बनाते हैं बहाने, बच्चे भी बनाते हैं, सभी बनाते हैं बहाने। तो आइए उन बहानों का अवलोकन करते हैं हम। एक बार फिर से सुनते हैं। हम लोग बनाते आए ये बहाने, हम लोग अपनी ही कहानी अपनी ज़ुबानी सुनते हैं। मुझे ना शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। मैं ना अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सका। I wasn't able to study in Harvard and London, Oxford, and so many nice places in the world. I couldn't go anywhere. I just studied in Delhi or Mumbai or places like this. There's so many good colleges in USA. I was not able to go there, so I could, when I have not studied well, how can I do some big business? You need a big degree for a big business. हेनरी फोर्ड एक अनाथालय में पले 5 साल का बच्चा अनाथालय के बाहर जूते पॉलिश कर रहा था। एक गाड़ी आकर रुकती है, कुछ खराबी आ गई उसमें, मैकेनिक ठीक करने लगा। हेनरी फोर्ड बच्चा उस समय कोई पॉलिश का कोई कराने वाला आदमी नहीं था, तो झट से लपक के कूद करके गाड़ी के ऊपर झांक करके कोशिश करने लगा, देखूं इसके अंदर है क्या, ये गाड़ी चलती कैसे है। और वो बच्चा थोड़े ही समय स्कूल जा सका और उसने मैकेनिक को एक को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे इन लोगों ने मिल करके कार बनानी शुरू की जिसका नाम था फोर्ड। अर्थात लगभग बिना पढ़ा लिखा लड़का, लगभग पढ़ा था, थोड़े दिन स्कूल गया था। तो ये जो लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सका, मैं पढ़ नहीं सका ठीक से, देखिए पढ़ाई एक हद तक काम आती है, उसके बाद तो अपना जुनून होता है। इस लड़के के अंदर एक जुनून था, एक आग थी। गाड़ियाँ बनानी शुरू की और एक टाइम था जब फोर्ड गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट कार्स हुआ करती थी। अच्छी गाड़ियों में रही। चीज़ें बदलती रहती हैं, दुनिया बदलती रहती है। तो हम तो उस समय को लेंगे जब एक लड़के ने किस तरह मेहनत करके एक कंपनी इस्टेब्लिश की, एक बड़ी सी फैक्ट्री, और फिर जगह जगह उसकी ब्रांचेस फोर्ड। तो मुझे शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। ये और भी मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने अभी लेने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिए, बहुत कुछ सुनने को है। कुछ लोग एक बात कहते हैं, मैं भी कहता था, ये बात मेरी भी है। मुझे बचपन से ना घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। साइकिल पर थैले लटकाकर सब्जी लेने जाता था, फल लेने जाता था, घर का सामान लाता था, परचूनी ग्रॉसरी का सामान लाता था, टॉयलेटरीज वगैरह सब। मैं ही मार्केट जाता था, यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर साइकिल पर जाना आना, भीड़ भाड़, कुंज गलियाँ, पतली पतली गलियाँ, उनमें दुकानें, पर पंसारियों की, परचूनी वाले की, ग्रॉसरी की, वहाँ से सामान लाना, ये होता है। लता मंगेशकर को भी पहला गाना इसलिए गाना पड़ा था, उनकी आयु शायद उस समय 5-6 साल थी। फादर लता मंगेशकर के संगीत सिखाते थे। इनके पिता, लता मंगेशकर के पिता, जब ये 13 साल की थी तब उनका शरीर शांत हो गया, सिर्फ 13 साल की। और उनको फिर गाने के लिए मजबूर होना पड़ा कॉमर्शियली, क्योंकि ये तो कला थी जो उनके फादर दे रहे थे। 5-6 साल से घर पर सीख रही थी और गला बढ़िया हो चुका था, रियाज बहुत करती थी, बहुत शौक़ था। और उसके बाद
मजबूरी में उनको गाने के लिए जाना पड़ा कॉमर्शियली। और पहला गाना उन्होंने लगभग 13-14 साल की थी तब उन्होंने गाया था। तो लोग कहते हैं बचपन से घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी, तो ये तो एक लड़की थी और पुराने ज़माने की बात थी, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, कैसे महाराष्ट्र की, कितना मुश्किल है। मेरे भी फादर की शरीर शांत हो गया था 25 साल की उम्र में। मैं भी यही कहता था, मेरे फादर जल्दी शरीर शांत हो गया। ना मैं उनको सुख दे पाया, ना उनके सामने कोई नौकरी कर पाया, ना उनको अपनी काबिलियत जो इंजीनियरिंग मैंने की थी कुछ दिखा पाया। वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाए, जल्दी चले गए। इस तरह की बात मैं भी सोचता था। लेकिन जब ये पढ़ा लता मंगेशकर के बारे में तो मुझे लगा कि मेरे साथ तो 25 साल रहे वो, उनके साथ तो 13 ही साल रहे। दूसरा, जब हम ये कहते हैं मेरे पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था, तो दूसरी कहानी आती है A.R. रहमान की। शेखर नाम है इनका। इनके फादर हिंदू थे, मदर मुस्लिम थी। तो इनके फादर का शरीर शांत हो गया था जब ये 9 साल के थे केवल। और एक जुनून, एक लत लग गई म्यूज़िक की। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बना बना के, सस्ते वाले लाकर, सेकेंड हैंड लाकर बजाने का शौक़, किस तरह कर करके। पर ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लता मंगेशकर का मुझे मालूम नहीं कितना रियाज करती थी, पर 6 घंटे ज़रूर करती होंगी डेली, बिना नागा, नो संडे। जैसे आपको माइकल फेल्प का बताया था कि 10 साल तक 8 घंटा रोज़ स्विमिंग की प्रैक्टिस करी, तब जाकर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। कोई व्यक्ति 4 साल 2 घंटा रोज़ ही पानी में खड़ा हो जाए, उसकी बॉडी श्रिंक कर जाएगी। कितनी मेहनत लगती है। और 8 घंटा स्विमिंग करने वाले ज़्यादातर देखे हैं जो शौकिया करते हैं, 15-20 मिनट मुश्किल से कर पाते हैं, थक जाते। कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा कर सकते, थक जाते। 8 घंटा रोज़ डेली, नो संडे, नो छुट्टी। तो अगर कोई कहता है कि मेरे फादर का शरीर शांत जल्दी हो गया था, तो उनके सामने 2 मिसाल हैं। और भी बहुत सारी मिसाल होंगी, मैं इतना डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। कभी ये सेम टॉपिक लिया तो और डेटा लेकर आऊँगा। कोई कहता है एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद से मेरी हिम्मत टूट गई। एक दुर्घटना हो गई तो उसके बाद से मेरी हिम्मत टूट गई। यहाँ पर उदाहरण आता है, एक सुधा चंद्रन फेमस डांसर हुई हैं भारतनाट्यम की। 16 साल की उम्र में ही उनके दोनों पैरों में शक्ति जाती रही, कुछ बीमारी हो गई, लेकिन उन्होंने भारतनाट्यम करना नहीं छोड़ा और उन्होंने कई अवार्ड्स जीते। देखिए, हिम्मत टूटने पर आपको एक जीवन चरित्र है रॉजर बेनिस्टर का। ये इंग्लैंड के हैं। ये बात है 1952 की, ओलंपिक्स, हेलेंस्की, फिनलैंड, यूरोप में है। फिनलैंड की राजधानी है, हेलेंस्की कैपिटल है। वहाँ पर ओलंपिक्स हो रहे थे 1952 में। रॉजर बेनिस्टर बचपन से दौड़ने का शौक़ था, बचपन से दौड़ने का शौक़ था। पढ़ते भी थे, अपना काम भी करते थे, जो भी था, गरीब परिवार से ही थे, दौड़ने का शौक़ था। इन्होंने सुना था कि 200 साल से एक रिकॉर्ड चला आ रहा है, 1 मील की रेस 4 मिनट 1 सेकंड का रिकॉर्ड है, जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है 200 साल से पिछले। क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि दिल की वो ताकत नहीं है कि इससे ज़्यादा तेज़ कोई दौड़ सके। एरोडायनेमिक्स इंजीनियर्स ने कहा था कि बॉडी जो बनी है, ह्यूमन बॉडी, वो इससे ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकती। 1 मील में 4 मिनट 1 सेकंड का रिकॉर्ड था। फेफड़े के जो स्पेशलिस्ट थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा था लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं है कि 4 मिनट 1 सेकंड से और तेज कोई दौड़ सके।
रॉजर बैनिस्टर ने एक रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास किया 1952 ओलंपिक्स में, लेकिन चौथे प्लेस पर रह गए और उनकी हिम्मत टूट गई। कोई घटना ऐसी होती है जिसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई, हम ऐसा बोलते हैं। इनकी भी हिम्मत टूट गई थी, लेकिन 2 साल बाद 6 मई 1954 1952 ओलंपिक्स के बाद 1954 में एक मैराथन रेस हुई। उसमें सब तरह की रेस हुई और इन्होंने 200 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1 मील 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स में करी, 2 सेकेंड कम इस बार। उसके बाद जब 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया तो लोगों के अंदर हिम्मत आई और अब तक आज दिन तक 1400 लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं और जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो लगभग 3 मिनट और 43 सेकंड का है। कोई भी रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। ऐसी घटना हो गई, उसके बाद से मेरी हिम्मत टूट गई। ठीक है, कहने को एक बार ठीक है, पर बार बार न कहिएगा। घटना होती रहती हैं, जीवन है, संसार है, सुख दुख लगे रहते हैं, हानि लाभ है, मान अपमान है, सुख दुख है, दिन और रात है, सर्दी गर्मी है। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, इनको तू सहन कर। ये जीवन में आते हैं और जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है जाने के लिए। परिस्थिति आप देखिएगा कोई भी ठहरती नहीं है। मेरे फादर का जब शरीर शांत हुआ तो मुझे लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। 25 साल की उम्र का था। मुझे लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, तब ख़त्म नहीं हुई थी। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आगे एक वो भी आएगा टॉपिक कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है किसी का, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, तो मुझे भी हो गए थे और मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर भगवान ने कृपा करी। 3 महीना लगा मुझे इसमें, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीना लगा और 4 महीने बाद फिर से भगवान ने मुझे एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और एक नौकरी मैंने ज्वाइन करी जिसमें बहुत मेहनत की 1.25 साल तक। तो कोई घटना घटती है, हमारी हिम्मत टूट जाती है, तो आगे याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के आगे कारण आते हैं, हिम्मत टूटती है, लेकिन वो फिर चल पड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, कारण आते हैं, हिम्मत टूटती है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। 1933 से 1945 तक 3 टर्म्स जीते थे ये, और इनका वही प्रेसिडेंटशिप में शरीर शांत हो गया था। इनका टेन्योर चल रहा था। ये 32nd प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और इनके दोनों पैर पोलियो में खराब थे। एक कोई कारण आता है, आदमी की हिम्मत को तोड़ देता है। इनके पोलियो था और इतना बड़ा डिफेक्ट के बाद भी ये अमेरिका के 3 बार प्रेसिडेंट बने, क्योंकि बहुत होशियार थे और इन्होंने अमेरिका के लिए बहुत काम किया। ही वॉज वेरी पॉपुलर, रूजवेल्ट। इनके कोट्स जगह जगह हमको मिलते हैं। कोई कहता है मेरी हिम्मत टूट गई, मैं अनेकों बार हार गया, मैंने बहुत कोशिश की, हर बार नाकामयाबी हासिल हुई, हर बार मैं फेल हो गया, बहुत प्रयास किया मैंने, पर मैं कर नहीं पाया। यहाँ कहानी आती है अब्राहम लिंकन की। ये भी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के ये। रूजवेल्ट 32nd प्रेसिडेंट थे। तो अनेकों बार ये हारे। कई सारे इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइट हाउस का जो पार्लियामेंट होती है उसमें सेनेट बनते हैं, उसके लिए कई बार खड़े हुए और बहुत बार हार गए। पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें वो फेल हो गया। इनका एक लड़की से लव अफेयर हुआ, वो ब्रेक हो गया, इनका दिल टूट गया, लेकिन फिर भी खैर कोशिश करी इन्होंने। तो इसमें पॉलिटिक्स में आए, किसी और नेता के लिए इन्होंने भाषण दे दिया उल्टा,
और वो नेता इनकी जान के पीछे पड़ गया, बोलता है ड्यूएल करना है तुमसे, तलवार तुम ले लो और मैं ले लूँ, और इनको लड़ना आता नहीं था। बोला तेरा सर काट दूंगा। बीच बचाव करने वालों ने बचाया इनको। बहुत सारे कारण आए इनके जीवन में, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आईं, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करा और करीब 52 इयर्स की एज में ये प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। 21 साल की उम्र से जूझते रहे और हर बार फेल होते रहे। अब एक और बहाना आता है, एक्सक्यूज़ आता है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ था ना, हमारे यहाँ ना इतने पैसे नहीं थे मम्मी पापा के पास, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए अच्छे से, या कुछ भी काम नहीं करा पाए। मैं तो चाहता था बड़ा बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप चाहता था, पर मुझे पैसा घर से नहीं मिल पाया, सारा लोन लेता तो कैसे करता, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मेरे पास पैसा नहीं था। इस तरह के कई बहाने लोग बनाया करते हैं। APJ अब्दुल कलाम बहुत गरीब घर में, मछियारे के बेटे थे, केरला में एकदम गरीब घर में पैदा हुए थे, रामेश्वरम में, और भारत के राष्ट्रपति बने। देश के लिए बहुत काम किया इन्होंने। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भारत ने किया था बीजेपी सरकार के समय में, वो इनका बहुत बड़ा हाथ था। 6-7 साइंटिस्ट काम कर रहे थे लगातार, छुपे हुए राजस्थान के एक इलाके में जहाँ पर ये पोखरन विस्फोट हुआ था एटॉमिक, वहाँ पर काम कर रहे थे। छिप करके काम किया इन्होंने, कोई तनख्वाह नहीं। काफ़ी दिन तक, शायद 4-5 महीने तक ये लोग काम करते रहे थे विपरीत हालात में। वहाँ सैंड स्टॉर्म्स आया करते थे, बहुत मुश्किलें होती थीं जिनमें ये लोग काम करते थे। अपने ऑफिस में बढ़िया कंडीशंस में काम करने वाले साइंटिस्ट एक रेगिस्तान में काम कर रहे थे। 5-6 महीना काम करा इन्होंने और देश के लिए अपना नाम अमर कर दिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। और एक बहुत गरीब घर में, मछियारा क्या होता है? मछली पकड़ने वाला आदमी, मछली पकड़ता है, बेचता है, कमाता है, खाता है, बस इतना ही जीवन होता है। अखबार बेचा करते थे बचपन में, और डिलीवरी बॉय जो होता है अखबार फेंकता जाता है घर घर में, वो भी काम किया इन्होंने। कबाड़ा इकट्ठा करके बेचते थे। दूसरा उदाहरण है हमारे नरेंद्र मोदी साहब। वाडनगर स्टेशन गुजरात में चाय बेचा करते थे स्टेशन पर। ट्रेन के यात्रियों को, बच्चे आते ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय 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 बेचते थे। गरीब घर में पैदा हुए थे। ये लोग सक्सेसफुल हुए ना। तो अगर कोई कहता है हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे माँ बाप पढ़ा नहीं पाए, ये बहाना नहीं बनाना। अब उनका लेते हैं एक एक्सक्यूज़। जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम चला, लेकिन बीच में काम फ्लॉप हो गया, ढेर हो गया, धराशायी हो गया, कंपनी फेल कर गई, काम फेल हो गया। पेप्सी कोला कंपनी, पेप्सी जो बहुत टॉप पर रही, बाकी सब ड्रिंक्स में पेप्सी टॉप पर रही, शायद अभी भी वन ऑफ द टॉप कंपनीज में मानी जाती है। ये 2 बार दिवालिया हो चुकी है, 2 बार इनका दिवालिया हो गया, 2 बार ये कंपनी फेल कर गई। फिर से कोशिश करी, फिर से उठी। इसकी जो CEO थी, भारतीय महिला ही थी, इंदिरा नोई। तो बहुत मेहनत करने से, भगवान की कृपा से, एक्चुअली क्या होता है ना, भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर, कर्म भी कर और मेरा स्मरण भी कर। ये भूल जाते हैं हम लोग। हम कर्म करने में तो लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को साथ लेके चलो भाई, ये संसार भगवान का है, हमारा तुम्हारा नहीं, किसी का। या घर हम कहते हैं मेरा, पर है भगवान का। अगर विचार करें, एक दिन हम परलोक सिधार जाएंगे, तब किसका घर, कौन कहे किसका घर, मेरा घर कि तेरा घर, किसका घर? न मेरा न तेरा, जग है सराय, कोई आए कोई जाए। भगवान को साथ लेके चलो। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान,
ये आपका संसार है, मैं आपके संसार में काम करता हूँ, प्लीज़ भगवान जी मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। हर साल एंटरप्रेनर्स 100 अगर आते हैं फील्ड में तो 90 फेल कर जाते हैं, 10% कामयाब होते हैं केवल, जो अच्छा कर पाते हैं। बाकी 90 में बहुत सारी श्रेणियां बन जाती हैं। कुछ तो ख़त्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं, सारा पैसा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, बर्बाद हो जाते हैं। कुछ होते हैं चल गए चल गए चल गए, रोटी है, रोटी कमा लेते हैं, रोटी कमा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। इस तरह से तो बहुत सारे होते हैं। थोड़ा सा अच्छा वाले भी होते हैं, हाँ ठीक चल रहा है, चल तो रहा है, ठीक चल रहा है। सक्सेसफुल की गिनती केवल 10% है। भगवान को लेके चलो भाई, साथ में भगवान को लेके चलेंगे। और ऐसा नहीं दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ हाँ मैं तो लेके चलता हूँ, ये ऐसे नहीं होता। अंदर से लेके, दिल से लेके चलो। हर बात भगवान से कहो। चलिए आगे। फिर एक कारण आता है, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। वॉल्ट डिज्नी 3 बार उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, डिप्रेशन में गए, फिर निकले, फिर उठे। बहुत बड़ी सिनेमेटोग्राफिक कंपनी है वॉल्ट डिज्नी की, बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, खाली कार्टून नहीं, ये फीचर फिल्म्स भी आती हैं। जो मूवीज़ आप देखते हैं बहुत सारी आती हैं वॉल्ट डिज्नी की। और एनिमेशन का तो उनका पूरा डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा। पिक्सार एनिमेशन है स्टीव जॉब्स का, और वॉल्ट डिज्नी का है एक। सिंड्रेला के नाम से, अलादीन के नाम से, वॉल्ट डिज्नी के, लायन किंग, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब, स्नो वाइट, ये सब एनिमेटेड मूवीज़ बनाते हैं। अब एक एक्सक्यूज़ आता है, मेरी हाइट कम थी, मैं चला ना कोई काम करने के लिए, लेकिन मेरी हाइट कम थी तो मैं दिखता ही नहीं था लोगों को, इसलिए मैं रह गया। सचिन तेंदुलकर जब चला होगा क्रिकेट में, वो भी नहीं दिखता होगा 11 प्लेयर्स में, जब खड़े होते होंगे वो कहीं छिप जाता होगा बीच में, पर वो सबसे आगे आया। जब अपना टाइम उसका आया, उस टाइम में उसका नाम दिया एक, जैसे वो देते ना, एक नाम दे देते हैं, मास्टर ब्लास्टर लिटिल मैन, मास्टर ब्लास्टर लिटिल मैन, है ना, बॉल को तोड़ने वाला, ब्लास्ट कर देने वाला, फोड़ने वाला। पूरे वर्ल्ड के चैंपियन बैट्समैन के नाम में उनका नाम आया। आमिर खान की भी हाइट कम है, अगर भीड़ में खड़ा कर दो तो आमिर खान दिखता नहीं है, पर वो परफेक्शन मूवी मेकर के नाम से जाना जाता है। परफेक्शनिस्ट है, मूवी जो भी बनाता है वो साल में एक मूवी में आता है, कभी 2 में, कभी 1 में, और वो मूवी में वो कोशिश करता है कि कोई गलती, कोई कमी ना रह जाए, पूरी जानकारी प्राप्त करके, पूरा रिसर्च करके तब उस मूवी को बनाता है। एक एक्सक्यूज़ आता है, मुझे आँखों से ना ठीक दिखाई नहीं देता। एक उदाहरण मैंने लिया था ब्रूस ली का, -10 आई साइट, 3 फीट से आगे दिखाई नहीं देता है। कैसे मूवीज़ बनाई होंगी। वेद प्रकाश मेहता एक फेमस राइटर जर्नलिस्ट हुए हैं, वो अंधे थे। एक हमारा संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री का, अलीगढ़ के ही रहे, रविंद्र जैन, वो अंधे थे। कैसे म्यूज़िक कंपोज करेंगे? गाना अलग बात है, कोई सिखा दे और आपने गा लिया, म्यूज़िक कंपोज करते थे। रामायण वगैरह में जो आप संगीत सुनते हैं वो उन्हीं का डायरेक्टेड था, जो भजन गाए गए हैं वो उन्हीं के बनाए हुए थे। जो रामायण सीरियल में आप सुनते हैं, जो भी उच्चारण आते हैं ये भजन के, गानों के, जो भी उसमें है म्यूज़िक, रविंद्र जैन का है। हाँ, अलीगढ़ के ही थे। किसी ने पूछा अलीगढ़ के थे? हाँ, अलीगढ़ के थे।
तो ये जो जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे, उनकी आईसाइट जो है 3 साल की एज में चली गई थी। इनकी मेनिंजाइटिस हुई थी, मेनिंजाइटिस में आईसाइट चली गई थी। तब से अंधे थे और लिखा करते थे। अंधा आदमी कैसे लिख सकता है? लोग कहते हैं मुझे आंखों से ठीक नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ब्रूस ली अपने जीवन का एक महान आर्टिस्ट था। हेलेन केलर का नाम शायद आपने सुना हो, बहुत एक अच्छी लेखक है, विचारक है, बहुतों ने नाम सुना होगा। वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ब्लाइंड, डेफ एंड डम। 14 बुक्स लिखी इन्होंने, हेलेन केलर ने। लोग कहते हैं मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, ये बिल्कुल ब्लाइंड थी, अंधी थी। 19 महीने की थी, तभी से आईसाइट चली गई थी। कोई कहता है मेरी बुद्धि ना उतनी अच्छी नहीं थी, मैं उतना अच्छा होशियार नहीं था, मैं बचपन से ना बहुत होशियार नहीं था। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन में स्कूल से निकाल दिए गए थे 5 साल की उम्र में। योर टॉमी इज टू स्टूपिड लिख करके टीचर ने दिया था, टू कीप इन दिस स्कूल, प्लीज़ टीच हिम एट होम। ये टीचर ने लिख कर दे दिया था। और मदर ने कहा, अंदर अंदर सोचा, योर स्कूल इज़ नॉट फिट टू टीच माई सन। और यही टॉमी बड़ा होकर थॉमस एल्वा एडिसन, इन्वेंटर ऑफ बल्ब, टेलीग्राफ मशीन, तो इनको मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि होशियार नहीं है, ये सीख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से। बचपन में लोगों ने क्या कहा उसे भूल जाइए। आज हम बड़े हो गए हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई कहते हैं मैं कुछ बनना चाहता था, मेरा बड़ा दिल था ये बनने का, वो बनने का, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा था, मैं कुछ और बन गया। तो क्या हो गया? जीवन में कई बार निर्णय बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से गोल सेट हो जाते हैं। हर एक के नहीं होते। काफ़ी बच्चों के गोल सेट हो जाते हैं बचपन से ही, कुछ बच्चों के नहीं हो पाते, वो नहीं समझ पाते उनको क्या करना है। कोई बात नहीं, उनके लिए भी हिम्मत के लिए स्थान है। डेल कार्नेगी, मैं अक्सर नाम लेता हूँ, एक लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। पहली उनकी किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था 1975 में पढ़ी थी और मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन मिला था। और इस किताब को मैं आज तक रेफ़र करता हूँ, पढ़ता हूँ कभी कभी। इसमें से कई सारे दृष्टांत मैं लेता हूँ। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब सफल न हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। और यही अमिताभ बच्चन जब आकाशवाणी में इंटरव्यू देने गए थे, AIR ऑल इंडिया रेडियो, जब गए थे अपना इंटरव्यू देने, तो वहाँ के लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, हमारे रेडियो के लायक नहीं है, और उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये बहुत ठोकरें खाई इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर। बम्बई रहने वाले, कलकत्ता के थे उस समय ये। बहुत कोशिश करी और बहुत कोशिशों के बाद इनको 7 हिंदुस्तानी शायद इनकी पहली मूवी थी, उसके बाद आनंद, और इस तरह पिक्चरें मिलती गईं और ये बढ़ते गए।
रजनीकांत साउथ इंडियन एक्टर बस में टिकट बेचा करते थे। तो आप मत सोचो मेरे पास कम था, मेरे पास सहूलियत नहीं थी, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी इसलिए मैं कुछ नहीं बन पाया, ये सब मत कहो। मैं बनना चाहता था कुछ और, बन गया कुछ और, कोई बात नहीं। डेल कार्नेगी फुटबॉल के दीवाने थे, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, बन गए लेखक। कोई बात नहीं, सफलता जहां मिले। मेरे बचपन में ना सुविधाएं नहीं थी, साइकिल में मैंने जीवन गुजारा। मैं भी ये कहता हूँ, बहुत समय तक मैं साइकिल पे जाता था, बाज़ार से सामान लेकर आता था। सत्संग शुरू हो गया था घर में और मुझे कई लोग साइकिल पर जाते हुए थैला लटकाए हुए देखते थे, तो पता नहीं क्या सोचते होंगे, मुझे नहीं मालूम। भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, आपको पता है, वो साइकिल पर ही गया था। तो साइकिल पर जाने वालों का एक नाम आता है करसन भाई पटेल। शायद आपने ये नाम नहीं सुना हो, लेकिन एक नाम आपने जरूर सुना होगा, मैं आपको सुना देता हूं। करसन भाई पटेल निरमा वॉशिंग पाउडर के निर्माता। करीब 1965 में इन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, उसको छोड़कर अपना काम शुरू किया। हम ये पढ़ रहे हैं, मेरे बचपन में सुविधाएं नहीं थी, इनको भी कोई सुविधा नहीं थी, साइकिल पर चलते थे। घर घर जाकर एक पाउडर बनाया था इन्होंने, वॉशिंग पाउडर, उसको बेचा करते थे 3 रुपये किलो। उस समय सर्फ आता था 13 रुपये किलो, 1965। घर घर जाकर साइकिल पर अपना वॉशिंग पाउडर बेचते थे। लोगों ने पसंद किया, धीरे धीरे चला, लेकिन अचानक इनके घर में एक ट्रेजिडी हो गई। 1969 में, यानी 4 साल बाद, इनकी बेटी गुजर गई। बेटी का शरीर शांत हो गया। उसका नाम था निरुपमा। उसके नाम पर, और निक नेम उसका था लड़की का, निरमा। उसका नाम जीवित रखने के लिए, एक होता है ना किसी के अंदर एक खुनकी आ जाती है, एक वो आ जाता है, एक इतना दुख, एक सदमा बैठ जाता है, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, आप निरमा से सीख सकते हैं। और उन्होंने उस वॉशिंग पाउडर का नया नाम दिया निरमा। उसको थैलियों में पैक किया और उसके बाद जो कंपनी बढ़ना शुरू हुई है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में। करसन भाई पटेल निरमा के मालिक ने आधा जीवन साइकिल पर निरमा पाउडर बेचा, आधा जीवन। आज वो 50,000 करोड़ की कंपनी, 39th है रिचेस्ट इन इंडिया। भारत में 39th, केवल 140 करोड़ की आबादी में 39 रैंक है उनका। कोई 140 करोड़ की क्लास हो बच्चों की, उसमें जो 39th आता हो, मैं समझता हूँ फर्स्ट आता है। तो उस कंपनी के मालिक बने, आज भी हैं। बेटी का नाम निरमा। 1969 में डेथ हुई। गवर्नमेंट जॉब छोड़कर कंपनी स्टार्ट करी थी निरमा, उसमें ये लग गए। फार्मर फैमिली से हैं, ये किसान फैमिली से हैं ये करसन भाई पटेल। 2004 में ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया की कंपनी थी। इतनी तो इन्फोसिस भी नहीं है, विप्रो भी नहीं है, वो भी रैंक में पीछे आते हैं, 9th और इस तरह करके आते हैं। तो ये कहना कि बचपन में मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, साइकिल पे मैंने बचपन गुजारा था, इन्होंने भी गुजारा था, और आधा जीवन गुजारा और उसके बाद तरक्की करते ही चले गए। 1965 से लेकर 2004 में इनकी कंपनी टॉप पर पहुंच गई थी। साल तो लगे,
35 और 4 39, करीब 40 साल में एक कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लड़के आजकल के ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं, इन्होंने 40 साल लगाए ऊंचाइयों तक पहुँचने में। आप ध्यान देना, बच्चे जो भी सुन रहे हैं, ये रातों रात पैसा जो आप कमाना चाहते हो ऐसा नहीं होता है। लाखों में कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, लाखों में कोई एक बच्चा। ऐसे मत करो, किसी की होड़ मत करो, किसी से कंपैरिजन मत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। 40 साल में जाकर इनकी कंपनी साइकिल पर सामान बेचते थे, भारत की अच्छी कंपनियों में से एक जानी गई। 50,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली, 50,000 करोड़। बड़ी मेहनत लगी, बड़ी मेहनत लगी, और बहुत बड़ी टीम बनी इनके एम्प्लॉयज़ की, इनके जो काम करने वाले। उस समय 14,000 लोग थे इनकी टीम में, 14,000 लोग। खैर अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों के हिसाब से एम्प्लॉयज़ हैं, समय समय की बात होती है। कोई कहता है मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं है, कैसे करूं, बहुत पैसे नहीं हैं। आपको पता है गैरेज में या साधारण कमरों में कुछ कंपनियां शुरू हुई हैं, उनके नाम हैं एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, हार्ले, डिस्नी, वॉल्ट डिस्नी, मेटल। ये सब कंपनियां या तो गैरेज में या घर के किसी एक कमरे में, किसी घर के स्टोर रूम में, बाहर के किसी आउट रूम में, इस तरह कंपनियां शुरू हुई हैं। और भारत में तो अनेक एग्जाम्पल हैं। एक शेफ़ का मैंने सुना था, मैं कभी कभी बताता भी हूँ आपको। उसने अपने गैराज में, जो घर के बाहर के साइड में था, सड़क से बना लेते हैं ना कुछ लोग, गैरेज बना लेते हैं बाहर एक्सटेंड करके, होता वो इल्लीगल है, उसमें काम शुरू करा। 1 साल भी नहीं कर पाया, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आई, उसका गैरेज तोड़कर चली गई, और उसने प्रण कर लिया कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और वो उधार लेकर कुछ पैसे अमेरिका चला गया। खाने तक को पैसे नहीं थे, भारत के हरे कृष्णा टेम्पल में जाकर के वो खाना खाता था। कैसे कैसे लोगों ने जीवन यात्रा, मेहनत से डरते हैं बच्चे आजकल के, मेहनत से बचते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मुकेश अंबानी ने एक बात कही, मेरे फादर के कुछ प्रिंसिपल्स थे 5, उनमें से पहला हार्डवर्क, दूसरा हार्डवर्क, तीसरा हार्डवर्क, चौथा शेयरिंग ऑफ वेल्थ। मतलब लोगों में जो पैसा हमने कमाया है वो सबके सबके काम आए। और 5वां है फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, सबके लिए काम आना। तो 2 तरह की चीज़ हुई, हार्डवर्क, पैसा कमाना, और जिनको आवश्यकता है उस पैसे की उनको देना। और अपने जो सारा क्लाइंटेज है, जो सारा शेयर मार्केट है, शेयर का क्यों सबसे ज़्यादा चला था रिलायंस का, क्योंकि वो पैसे का रिटर्न बहुत करते थे, और कंपनियां पैसा खा जाती हैं या कम देती हैं इन्वेस्टर्स को। शेफ़ का नाम था विकास खन्ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ में काम करता था, और थोड़ा सा उनके पैर भी खराब थे, विकलांग, थोड़ा फिज़िकली चैलेंज थे थोड़ा सा। बाद में अपने को मैनेज किया, पैरों को बहुत ज़्यादा, उनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पैर टेढ़े थे, पैर अंदर को मुड़े हुए थे, स्पेशल जूते दिए, सब बच्चे हंसते थे, ये बच्चा कैसा है, कैसे चलता है, कैसे, सारे बच्चे हंसते थे। कितनी विपरीत कंडीशंस में कोई आदमी डेवलप करता है अपने को, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। लोग कहते हैं मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, तो अभी आपको बताया गैरेज में बहुत सारी कंपनी शुरू हुई। नारायण मूर्ति नाम सुना होगा आपने, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस कंपनी, आईटी सेक्टर की इन्फोसिस कंपनी ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर व्यापार की शुरुआत की थी।
अपनी पत्नी के गहने और ज्वेलरी गिरवी रखकर, मॉर्टगेज रखकर व्यापार की शुरुआत की थी। ये इन्फोसिस के सीईओ, प्रेसिडेंट रहे, अब रिटायर्ड हैं, 1946 के बॉर्न हैं। ये फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर कहे जाते हैं, नारायण मूर्ति। सारे सॉफ्टवेयर और पूरा इनका सेटअप है आईटी का, इंटरनेट टेक्नोलॉजी पूरा यूज़ करके बहुत बड़ी कंपनी इन्फोसिस। तो शुरुआत कैसे हुई? अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर काम शुरू किया। कोई कहता है मैं बहुत मोटा हूँ, अदनान सामी मोटे थे, ही वॉज अ ग्रेट सिंगर। अमिताभ बच्चन की आवाज़ के कारण रिजेक्ट हुए। रजनीकांत सिर्फ एक बस कंडक्टर था, पर अपने स्टाइल के कारण, उसको स्टाइल बहुत आते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया, क्लिक कर गया, बढ़ गया। अब डिपेंड ये करता है हम बहाने मारते हुए जीवन बिताएंगे या जिम्मेदारी लेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और जादू कुछ नहीं होता, मेहनत करो। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे अपना बिजनेस करते हो, मेहनत से कभी नहीं घबराना। 18 घंटे मेहनत तो करनी ही करनी है। 20 घंटे करते हो तो और भी अच्छा है, पर कोई बात नहीं, 18 घंटे ठीक है। 6 घंटा आदमी को सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, खाने के लिए, समय पर खाना, समय पर सोना, ठीक सोना, 6 घंटा ले लो आप टोटल उसके लिए, बाकी 18 घंटे काम। और कोई टाइम वेस्ट नहीं। ये नहीं कि अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, इंटरनेट पे बैठे हो, काम कुछ और कर रहे थे, करने लगे कुछ और, देखने लगे कुछ और, ये सब गलत है। काम है तो काम है, काम करना है तो काम करना है। कोई कहता है मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं कैसे काम करूं? KFC का मालिक कर्नल सैंडर्स 60 साल की उम्र में इन्होंने अपना काम शुरू किया और 1000 दरवाजे इनके मुंह पे बंद हो गए थे। तब इनको पहला ऑर्डर मिला था जो भी चीज़ें बनाते थे। अब हमारे अम्मा जी का उदाहरण ले लेते हैं। वो 60 इयर्स के होने वाले थे, उनके अंदर में एक ललक, एक बड़ी हुक सी उठी, एक अंदर में एक जुनून सा उठा कि कहीं मैं 60 की हो गई तो सठिया जाऊंगी, मेरी बुद्धि काम करना। लोगों ने कह रखा था 60 पर आदमी सठिया जाता है, एक कहावत है। तो कहीं मैं 60 की ना हो जाऊं, उससे पहले मुझे सत्संग मिल जाए, सत्संग बन जाए। उसी 1 साल में उनको सत्संग भी मिला और सत्संग करना भी उन्होंने शुरू कर दिया 1 साल के टाइम में। उसके बाद 13 साल के टाइम में, 13-14 साल के टाइम में उन्होंने सत्संग सुना, करा, बनाया, और आगरा और दिल्ली जैसे शहर उनके रहते रहते जुड़ गए थे सत्संग से। बहुत मेहनत की उन्होंने। आज तो हम उस तरह से हैं जैसे माली ने बगीचा बो दिया और हम तो खाद खोद कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, सींच रहे हैं, अपनी सेवा हम कर रहे हैं। सारी मेहनत अम्मा जी की, सारी कृपा अम्मा जी की, सारे शुक्राने अम्मा जी के। तो कभी मत कहना मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। जिसको काम करना है वो 60 साल की उम्र में भी कर सकता है। आप चाहे सत्संग में लगो, चाहे संसार में कुछ करो, दोनों एक ही बात है। मेहनत एक ही चाहिए दोनों में। कोई कहता है मेरी उम्र बहुत कम है। सानिया मिर्ज़ा, इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, उसकी उम्र तो सबसे कम। मार्क जुकरबर्ग, 2004 में इन्होंने फेसबुक लॉन्च की थी और 23 साल की उम्र में ये वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन गए थे। 20 साल की एज में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी जो फेसबुक नाम से नहीं थी। 23 साल की एज में फेसबुक नाम से जब कंपनी चल रही थी तो ये दुनिया के एक वर्ल्ड के यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनर। 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 9। 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं?
7 जीरो का 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ 8, 100 करोड़ 1 बिलियन, 100 करोड़ यानी 1 अरब। एक मतलब अरबपति वहाँ का बन जाए एक लड़का 23 साल की उम्र में, आप सोचिए क्या मेहनत की होगी उसने। अब उदाहरण को गलत मत उठा लेना, छोटी एज के लोग, बड़ी एज में भी काम कर सकते हो, छोटी एज में भी काम कर सकते हो, किसी एज में काम कर सकते हो। मेहनत, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड शेयरिंग ऑफ वेल्थ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना मानना, भगवान का शुक्राना मानना। बहुत ज़्यादा ये लोग कहते हैं, मैंने तो कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, चाहे वो अली बाबा का जैक मा हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे जेफ बेजोस हो, इन सब के इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, एलन मस्क हो या कोई भी इस तरह के, या फिल्म इंडस्ट्री के डिग्निटरीज हों, आर्नोल्ड का देखा। एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड सब लोग बोलते हैं, शुक्राना मानना सब लोग बोलते हैं। फर्स्ट कुछ भी बोलते हैं वो लोग हार्डवर्क के जो भी, सेकंड उनका होता है थैंक्स, शुक्राना मानो, भगवान आपके बहुत शुक्राने। बहुत सारे लोग डायरेक्ट बोलते हैं भगवान के शुक्राने। एक्टर है अमेरिकन, जिसकी एक स्पीच में मैंने बोला था पुट गॉड फर्स्ट, डेंजल वाशिंगटन। वो कहता है पहला है आपका हार्डवर्क, दूसरा है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना मानना। और उसने ये कहा, इस तरह कहा बात को अपनी, पुट गॉड फर्स्ट इन वॉट एवर यू डू। हे अर्जुन, तू कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर। इस कोट को, हमारे भारत के इस गीता के श्लोक को उसने अपने शब्दों में कोट किया है, पुट गॉड फर्स्ट इन वॉट एवर यू डू। कुछ भी कर्म करो, हे अर्जुन तू कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर। कर्म भी कर, मुझे याद भी कर, शुक्राना मान। कुछ और यंग लोगों में रितेश अग्रवाल का नाम आता है। ये इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर हैं, सीईओ ओयो रूम्स के। ये ओयो ग्रुप है, एक होटल की चेन्स हैं, रूम्स ये हायर करते हैं। सचिन बंसल हैं, बिन्नी बंसल हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ फ्लिपकार्ट जो थे, फ्लिपकार्ट फिर इन्होंने बेच दी। ये बहुत यंग एज में इन्होंने काम शुरू किया था। कोई कहता है मुझे बड़े कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिला। इस पर काफ़ी सारे नाम हैं जो बड़े कॉलेज में नहीं गए, जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन नहीं करी पूरी, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए पूरी, और बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई इनकी। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, चेयरमैन ऑफ एप्पल, कॉलेज ड्रॉप आउट थे ये। हेनरी फोर्ड, कॉलेज ड्रॉप आउट, बहुत थोड़ा पढ़ पाए। अजीम प्रेमजी, विप्रो के फाउंडर तो इनके फादर थे मोहम्मद प्रेमजी, इनके बेटे अजीम प्रेमजी, ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, विप्रो के जो सीईओ रहे। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, माइकल डेल कंप्यूटर आता है, आपने देखा होगा, उसको बनाने वाले। वॉल्ट डिस्नी, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट थे, कॉलेज पूरा नहीं किया इन लोगों ने। और इंडियन कॉलेज ड्रॉप आउट्स में और भी बहुत सारे नाम हैं। अजीम प्रेमजी, सुभाष चंद्र गोयल, जी टीवी के फाउंडर, वरुण शूर, कैलाश कटकर, रितेश अग्रवाल, दीपक रविंद्रन, सीईओ ऑफ ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल, कुणाल शाह, महेश मूर्ति, राहुल यादव, पल्लव नधानी, इस तरह के बहुत से नाम हैं। ये क्या क्या हैं, कौन कौन हैं, ये मैं अगला अगर चैप्टर लूँगा तब आपको बताऊँगा। तो आज एकांत में बैठकर पूछें अपने से, क्या मैं वास्तव में जीतना चाहता हूँ? क्या मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ? क्या मैं वास्तव में कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता, मेरा समाज, मेरा देश मुझ पर गर्व करे? विप्रो ने कितने सारे आइटम्स निकाले। संतूर साबुन जो आता है विप्रो का है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी कंपनी भी चलाई इन्होंने, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे इन्होंने बनाए ताकि सबके काम आ सकें। तो समाज के लिए बहुत काम किया, देश को मेरे ऊपर गर्व हो। मैं अपने जीवन से क्या पाना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये विचार करें। क्या बाधा है?
90% वो बाधा जो आपको रोक रही है वो आपका कंफर्ट जोन है। आप मेहनत नहीं करना चाहते, आपकी कमज़ोरी हो सकती है, कोई आपका फियर ऑफ अननोन हो सकता है, आपको पता ही नहीं है किस चीज़ का डर है आपको, आपका इमोशन हो सकता है कोई, मैं घर छोड़कर कैसे जाऊं। मेरे आगे भी जब नौकरी आई तो मेरे आगे एक ही सवाल था, अपनी माँ को घर पर अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं। लेकिन मेरी माँ ने कहा तुझे नौकरी करनी है तो करनी है, जा जा बेटा जा। मैं अपने लिए तो नहीं कह सकता, पर सिमरन के फादर ने उससे कहा था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो जितना भी यंग बच्चे आज मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, बहाने मत बनाना, बहाने बनाने वाले तो हार जाते हैं। इतने सारे आपको उदाहरण दिए हैं। ये इसका टॉपिक तो था 50 एक्सक्यूज़ेस, लेकिन 50 नहीं, जितने भी थे ये 17, 18, 20 जो भी थे, तो इनसे हम सीखें एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने, बहाने नहीं बनाने। करना है तो करना है, अगर नहीं करना तो बात अलग है। अगर आपको नहीं करना तो बात अलग है, और करना है तो करना है। अभी मैं विप्रो की बात कर रहा था तो मेरी टीम ने मुझे इसका बारे में लिख के फटाफट दे दिया है। विप्रो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानी गई और वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड VIPRO के नाम से भी जानी गई। इसके फाउंडर थे मोहम्मद प्रेम जी। इनकी जो सर्विसेज थी वो FMCG, IT इंडस्ट्री, लाइटिंग, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर। ये 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया रहे। 2,25,000 एम्प्लॉयज़, 2.25 लाख एम्प्लॉयज़ इनके यहाँ जिस समय ये अभी टॉप पर रहे उस समय थे। 1966 में मोहम्मद प्रेम जी की डेथ हो गई। अजीम प्रेम जी ने टेक ओवर किया विप्रो का एज अ चेयरमैन एट द एज ऑफ 21। 21 साल की उम्र में। मैं तो 21 साल की उम्र में बिल्कुल समझदार नहीं था। 1975 में कंपनी जो है ये पहले जो सामान बनाती थी FMCG का, उसका थोड़ा सा इन्होंने और डेवलप किया और कंप्यूटर इंडस्ट्री में आ गई है। 1989 में ये अच्छे से कंप्यूटर्स बनाने लगे। 1999 में इन्होंने नए प्रोडक्ट्स भी निकाले, जैसे विप्रो सुपर जीनियस PCs। It was the one Indian PC range to obtain US-based National Software Testing Lab certificate for the year 2000। 2012 में विप्रो डिमर्ज हो गई इट्स नॉन IT बिजनेस इनटू सेपरेट कंपनी कॉल्ड विप्रो एंटरप्राइजेज, और एक IT सेक्टर में विप्रो। Infosys was founded by 7 engineers in Pune with an initial capital of $250 $250 in 1981। 1983 में ये बेंगलोर शिफ्ट कर गए। बाद में इनके पास Infosys had a 2,60,000 एम्प्लॉयज़, 2,60,000 एम्प्लॉयज़ काम करते रहे इनके यहाँ, जिसमें 30% विमेन थी, लेडीज़ थी। CEO नारायण मूर्ति रहे 1981 से 2002 तक। उसके बाद भी 2018 में सलील S पारेख ने टेक ओवर किया CEO के तौर पर। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी। करने वालों की, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। मकड़ी जाला बनाती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, जाला बनाती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है और जाला बना ही लेती है। तो हार नहीं माननी है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो हिम्मत करता है उसकी भगवान भी हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत नहीं हारनी है, लगना है, बढ़ते जाना है और बहुत मेहनत करनी है। इस बात को बच्चे लोग याद कर लें, मेहनत बहुत करनी है। कुछ भी करो आप,
लिज्जत पापड़ वालों ने लिज्जत पापड़ जब घर घर दे दिए लेडीज़ को, आप पापड़ बनाओ, हमारे लिए पापड़ बनाओ और जो प्रॉफिट होगा आपको देंगे, हम तो सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे अपना ऑफिस चलाने का बस। और हर शहर में उन्होंने लेडीज़ को एम्प्लॉय किया। हर शहर में घर घर पापड़ बनने लगे। पैकिंग सेम होती थी, सामान सेम होता था, टेस्ट सेम होता था, कितने घरों में बनता था लेकिन टेस्ट सेम होता था लिज्जत पापड़ का। सक्सेसफुल होता गया और एक बहुत बड़ी कंपनी के नाम वो उसका हुआ, बहुत बड़ी कंपनी के रूप में सामने आई वो लिज्जत पापड़। सब लोग जानते हैं, घर के लोग। एक कॉमर्शियल अगर कोई नाम है पापड़ में तो वो लिज्जत पापड़ है। बाकी नाम तो सब लोकल हैं, आपके यहाँ जो भी यूज़ होता होगा आप जानते होंगे, फलाना बीकानेर पापड़, फलाना ये पापड़ वो पापड़, ये सब लोकल होते हैं। लिज्जत पापड़ इन पूरे भारत का पापड़ हो गया। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले मुसीबतें आए, दिक्कत आए, पर ये लोग बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, इस चैप्टर को दोबारा कभी लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। बाकी ब्रेक के बाद राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।